ये तो खुशी की बात है। रिंकू की शादी तय हो गई। नंदिता जी अपने पति कमल जी से कह रही थीं, छोटी तो कब से बहू ढूंढ रही थी, पर इतनी जल्दी 15 दिनों में ही शादी कर पाएगी? क्यों ना कर पाएगी? तुम्हारी बहन जो है, तुम्हारे सारे गुण उसके अंदर हैं। देखना, हमारी साली सब कर लेगी। अब सब काम छोड़ो और शादी में जाने की तैयारी कर लो। कमल जी हंसते हुए बोले। नंदिता रसोई में गई और गैस पर चाय चढ़ा दी। तभी उनकी बहू नीतू आई। मम्मी जी आ तो रही थी और उसने चाय का काम संभाल लिया। बहू, तुम्हारे देवर रिंकू की शादी तय हो गई है। 15 दिनों बाद शादी है। तुम्हें जो भी तैयारी करनी है आराम से कर लेना। और हाँ, शादी में पहनने के लिए अच्छे से कपड़े और जेवर रख लेना। तुम अपनी शादी के बाद पहली बार किसी शादी में जा रही हो। यह सुनकर नीतू खुश हो गई। पहली बार वो अपनी मौसी सास के यहाँ जा रही है। वहाँ ननिहाल पक्ष के और लोगों से भी मिलना हो जाएगा। नियत समय पर नंदिता जी अपने पति बेटे नीरज और बहू नीतू के साथ शादी में पहुँच गई। शादी की सभी रस्में हो रही थीं। तभी नीतू की नज़र दुल्हन के भेजे जाने वाले लहंगे पर पड़ी। वाह मौसी जी, आपने तो बहू के लिए बड़ा ही सुंदर लहंगा चढ़ाया है। काफ़ी महंगा होगा। इसका काम भी कितना सुंदर है। हाँ बहू, बहू को खुद ही पसंद करने को बुलाया था। अब उसे यही पसंद आया तो सोचा शादी तो एक बार होती है तो बहू की इच्छा पूरी कर दी जाए। अब थोड़ा महंगा ज़रूर है, मौसी जी ने हंसते हुए कहा। तभी नीतू की नज़र होने वाली बहू के गहनों पर जा पहुंची। मौसी जी, गहने तो आपने बड़े भारी चढ़ाए हैं। इतने सुंदर गहने हैं, सारे नए लगते हैं, लेटेस्ट डिजाइन के भी हैं। बहू के लिए तो आपने बहुत कुछ किया है। और नीतू ने शिकायती नज़र से अपनी सास नंदिता जी को देखा और अपनी बात पूरी की। नंदिता जी समझ गईं कि नीतू अपनी शादी के सामानों की तुलना होने वाली बहू से कर रही है, पर वो उस वक्त कुछ ना बोली। अच्छे से शादी हो गई और सब घर लौटकर वापस आ गए। घर आते ही नीतू ने सबसे बात करना बंद कर दिया। नंदिता जी ने पूछा तो वो यही बोली, आपने अपनी बहू के लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया। मेरा तो शादी का लहंगा भी सुंदर नहीं था और जेवर भी आपने सारे ही पुराने चढ़ा दिए। एक भी गहना नहीं, नया नहीं चढ़ाया। आपने तो मुझे सस्ते में ही अपनी बहू बना लिया है। आप तो हर जगह मेरी उपेक्षा की है। मुझे तो अपने होने वाले ससुराल से बहुत सारी अपेक्षाएं थीं। घर की इकलौती बहू बनकर आई थी, पर मेरे गहनों और कपड़ों में आपने बड़ी कंजूसी कर दी। ये सब नंदिता जी सुनती रह गईं। नीतू, ऐसी बात नहीं है। हमने अच्छे से अच्छा लहंगा तुम्हें चढ़ाया था। अब शादी को 1 साल भी होने जा रहा है और यहाँ तो थोड़े ही महीनों में फैशन बदल जाता है। और तुम्हें बुलाया तो था लहंगा पसंद करने को, पर तुम्हारी दादी ने मना कर दिया था कि मेरी पोती शादी से पहले घर से बाहर ना जाएगी। आप अपने हिसाब से सब सामान ले लो। ठीक है, मेरी दादी ने कहा था, पर गहने तो आपने पुराने ही चढ़ा दिए थे। नीतू ने फिर रुआंसी होकर कहा। बहू, गहने पुराने नहीं हैं। मैंने धीरे धीरे पैसे जोड़कर बनवाए थे। क्योंकि तेरे ससुर जी की अच्छी नौकरी नहीं थी तो ज़्यादा कभी पैसा रहा नहीं। मेरे गहने तो नीरज की पढ़ाई और करियर बनाने में लग गए थे। जब नीरज की नौकरी लगी तभी मैंने पैसे जोड़कर एक एक करके बहू के लिए गहने बनवा कर रखती चली गई। उनमें से एक भी गहना पुराना नहीं है। सब तुम्हारे लिए नए ही बनवाए हैं। नंदिता जी ने समझाना चाहा। हाँ तो ठीक है, सभी बनवाते हैं, पर डिज़ाइन तो सुंदर बनवाना चाहिए। मुझे तो एक की भी डिज़ाइन पसंद नहीं आई। मौसी जी ने देखो कितने लेटेस्ट डिज़ाइन के बनवाए हैं। उनकी पसंद आपसे तो बहुत अच्छी है। ये कहकर नीतू अपने कमरे में चली गई। नंदिता जी की आंखें भर आईं। बड़े ही जतन से वो अपने इकलौते बेटे नीरज के लिए बहू लाई थी। नीतू सब तरह से काम कर लेती थी, खाना पकाने में भी माहिर थी। बस उसकी तुलना करने की आदत से वो परेशान हो जाया करती थी। कहीं भी जाकर आएगी या कोई भी घर पर आएगा तो वो उससे तुलना करने लगती थी। उसकी इसी आदत के कारण घर का माहौल तनावपूर्ण सा रहता था।
नंदिता जी काफ़ी सीधे और सरल स्वभाव की थीं। अपने पति कमल जी की कमाई में उन्होंने हर तरह से निभा लिया, कभी भी किसी बात के लिए उलाहना नहीं दिया। उनके घर में चाहे पैसों की कमी रही, पर घर में हमेशा एक सुकून भरा प्यार वाला माहौल रहा है, क्योंकि घर की गृहिणी ही जब मन से संतुष्ट होती है तो घर में कभी कलेश नहीं होता था। वो कभी अपनी आर्थिक स्थिति की तुलना अपनी बहनों से नहीं करती थी। उन्होंने और कमल जी ने जीवन का हर लम्हा सुकून से जिया है, लेकिन जब से नीतू बहू बनकर आई है, घर का सुख और शांति ही चली गई है। अब नीतू की तुलना करने की आदत से सभी परेशान हो चुके हैं। नीतू कभी भी संतुष्ट नहीं रहती थी। वो काम अपनी मर्जी से करती थी, अपनी पसंद का कपड़ा चुनती थी, लेकिन जब वो अपने से बेहतर कोई चीज़ या कपड़ा देख लेती थी तो घर में कलेश मचा कर रख देती थी। शादी को भी 2 साल हो गए और उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी का नाम टिया रखा। टिया बड़ी ही प्यारी और चुलबुली थी। एक दिन नीतू ने नीरज से कहा कि मुझे टिया के पहले जन्मदिन के लिए नई फ्रॉक लेनी है और बिल्कुल वैसी ही लेनी है जैसी आपके दोस्त की बेटी ने अपने पहले जन्मदिन पर पहनी थी। ये सुनकर नीरज चौंक गया। नीतू, मेरा दोस्त ख़ानदानी अमीर है और वो फ्रॉक बड़ी महंगी है और ब्रांडेड भी है। वो 10,000 से कम की नहीं होगी और साल भर की बच्ची के लिए इतना महंगा कपड़ा खरीद कर क्या करेंगे? साल भर में वो छोटा हो जाएगा। नीरज ने समझाना चाहा। आपके लिए मेरी खुशियाँ ज़रा भी मायने नहीं रखती हैं। मैं क्यों औरों की तरह खुश नहीं रह सकती हूँ? अपनी बेटी को औरों की तरह महंगी फ्रॉक नहीं पहना सकती हूँ। नीतू रोने लगी। नीतू, समझा करो, तुम औरों से क्यों अपनी तुलना करती हो? महंगी फ्रॉक पहनाने से ही तुम्हें खुशियाँ मिलेंगी क्या? हम एक अच्छी सी ड्रेस वैसे भी ले सकते हैं और हम बहुत खुश हैं। तुम खुश भी रह सकती हो, वो सब तुम्हारे हाथ में है। अच्छा घर है, पति है, सास ससुर भी तुम्हें तंग नहीं करते हैं। जीवन में और क्या चाहिए? पर नीतू समझी नहीं और उसने गुस्सा में बेटी का पहला जन्मदिन ही नहीं मनाया। कमल जी और नंदिता जी ने भी उसे बहुत समझाया, पर वो मानी नहीं। एक दिन नीतू गुस्से से पैर पटकते हुए घर आई और नंदिता जी से कहने लगी, मम्मी जी, अब हम भी नया घर ही ले लेंगे। ये घर काफ़ी पुराना सा हो गया है, जगह जगह से रंगीन हो गया है। उसकी बात सुनकर नंदिता जी समझ गईं कि आज ज़रूर किटी में कुछ हुआ होगा, इसलिए ये भी नया घर लेना चाह रही है। अभी इस फ्लैट में आए हुए 10 साल ही हुए हैं और घर तो सालों साल चलते हैं। उन्हें इतनी जल्दी बदला तो नहीं जाता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा और बोली, तुम नीरज से बात कर लेना। नीतू तो जैसे आज नीरज के आने का ही इंतज़ार कर रही थी, आते ही बरस गई। मेरी सहेली ने नया घर लिया है, बड़े बड़े कमरे हैं, कमरों के बाहर बड़ी बड़ी बालकनी है, सामने पार्क है और बहुत ही शानदार इंटीरियर करवाया है। आप एक बार उसका घर देख लो, फिर हम भी वैसा ही घर बनवा लेंगे। ये सुनते ही नीरज बोला, हमारा घर भी अच्छा है, सामने 2 बालकनी है और थोड़ी दूर पर पार्क है, तो हम क्यों घर बदलें? इतनी मेहनत से मम्मी पापा ने ये घर लिया है, सब कुछ ठीक ही तो है। फिर हमारा इतना बजट भी नहीं है। सब कुछ कहाँ ठीक है? कमरे कितने छोटे हैं। मेरी सहेली का घर देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। और हम कहाँ अच्छे से रह रहे हैं। उसका घर, उसके ठाट बाट तो आपने देखे ही नहीं। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे भी वैसा ही घर चाहिए ताकि मैं भी शान से रह सकूं। ये घर बेच देंगे और नया घर लोन से ले लेंगे। घर खरीदने में कितना सा तो पैसा लगता है। अच्छा, लोन से ले लेंगे, पर ईएमआई भी तो चुकानी होगी। घर खरीदने में मम्मी पापा की बड़ी मेहनत है। उन्होंने प्यार से घर सजाया है। फिर हम जैसे भी हैं खुश हैं। तुम बेवजह दूसरों से तुलना करके खुद भी दुखी होती हो और हमें भी दुखी करती हो। पूरे घर में सबको सुनाती रहती हो, सबसे झगड़ा करके घर का माहौल ख़राब करती हो। ये तो ठीक नहीं है। नीरज ने समझाया, पर नीतू नहीं समझी और अपनी बेटी को लेकर गुस्से से मायके चली गई और जिद करने लगी, अगर आप मेरे रहने के लिए नया घर नहीं लेंगे तो मैं कभी वापस नहीं आऊँगी। बेटा, उसे रोक लो,
वो घर की लक्ष्मी है, उसे खुश रखना चाहिए। नंदिता जी ने बीच बिचाव किया। नहीं मम्मी, उसे जाने दो। आज 4 साल हो गए हैं, उसने सबका जीना मुश्किल कर दिया है। जो औरों से अपनी तुलना करता है वो कभी खुश नहीं रहता है। बेटा, हम उसे समझाएंगे ताकि वो सही राह पर चलेगी। मम्मी, वो कभी भी नहीं समझेगी और हमारी ज़िंदगी भी नरक कर देगी। ऐसी पत्नी से तो ना हो तो ही अच्छा है, नीरज ने गुस्से में कहा। नीतू अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई। अगले दिन जब नीरज ऑफिस गया तो नंदिता जी बहू के मायके चली गईं। उस वक्त नीतू अपने कमरे में थी। नीतू के मम्मी पापा को नंदिता जी ने सारी बातें बताईं तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी ने 4 सालों से ससुराल वालों का जीना मुश्किल कर रखा है। नीतू के पापा ने तो उसे उठाकर एक थप्पड़ दे मारा तो नीतू देखती रह गई। पापा, आपने मुझे थप्पड़ मारा? मेरी गलती तो बताओ, मैंने ऐसा क्या कर दिया है? हाँ मारा, क्योंकि तूने ससुराल में हमारे संस्कारों की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तूने अपनी मम्मी से क्या यही सीखा है? तेरी मम्मी ने हमेशा मेरा साथ दिया है, जैसा भी रखा उस माहौल में हमेशा खुश रहीं। तेरी मम्मी ने कभी हमारे घर की तुलना किसी और से नहीं की। तुलना करने से कुछ हासिल नहीं होता है। जिसे तुलना करने की आदत हो जाती है वो कभी खुश नहीं रहता है। सबको अपने कर्मों से, नसीब से मिलता है। जिसके भाग्य में जितना होता है उसको उतना ही मिलता है। तू इस तरह का जीवन जी रही थी, रोज़ अपने पति और सास को ताने देती थी। अगर हमें पहले पता होता तो मैं ये थप्पड़ तुझे पहले लगा देता। ये सब देखकर नीतू की मम्मी भी उसे समझाती हैं। बेटी, घर की गृहिणी के व्यवहार और सोच पर पूरे परिवार की खुशियाँ निर्भर करती हैं। तूने अपने व्यवहार और तुलनात्मक सोच से घर में कितनी अशांति फैला रखी है। जो तेरे पास सुख है तूने उसकी सदा उपेक्षा की है और जो नहीं है उसके पीछे भागे जा रही है। ऐसी सोच से तू कभी खुश नहीं रही और ना ही ससुराल वालों को तूने खुश रखा। आज तो तेरे सास ससुर और पति तुझसे परेशान हैं, कल को तेरी यही घटिया सोच तेरी बेटी पर भारी पड़ जाएगी। तू उसकी भी तुलना और लड़कियों से करेगी। पढ़ाई को लेकर, रूप रंग और अन्य गतिविधियों को लेकर तू कभी संतुष्ट नहीं रहेगी। जब तू ही संतुष्ट नहीं रहेगी, अपनी बेटी की तुलना करती रहेगी तो वो भी खुश नहीं रहेगी और तुझसे चिढ़ने लगेगी और एक दिन दूर हो जाएगी। ये तो तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे इतने अच्छा परिवार मिला है। तेरी सास ने भी हम लोगों को ये बात तुझे प्यार से समझाने को कहा, क्योंकि उन्हें लग रहा था तू अपने मम्मी पापा की बात तो ज़रूर मानेगी। इतना अच्छा घर मिला है, पति मिला है, कोई तेरे पास बहुत ज़्यादा पैसों की कमी नहीं है। घर है, सभी सुविधाएं हैं। घर छोटा हो या बड़ा क्या फ़र्क पड़ता है। घर में तो प्यार और शांति होनी चाहिए। कपड़े ब्रांडेड हों या साधारण, सब अपने बजट में ही लेना चाहिए, जिसमें हम खुश रहें और हमारे पति के चेहरे पर भी मुस्कान बनी रहे। हमेशा नीचे देखकर कल चलना चाहिए। जो हमसे छोटे लोग हैं, जो हमारे पास है, वो लोग उस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, पर हम हैं कि ऊपर की ओर देखकर चलते हैं। हमसे ज़्यादा अमीर, ज़्यादा समृद्ध लोगों से अपनी तुलना करने लगते हैं और हमें इससे सिवाय दुख, चिड़चिड़ापन और निराशा के कुछ भी हासिल नहीं होता है। नीतू की आंखें शर्म से झुक गईं। वो कुछ नहीं कह पाई। कभी अपनी बेटी की ओर देख रही थी तो कभी अपनी सास की ओर। फिर दौड़कर वो सास के पैरों में गिर पड़ी। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आप सबको बहुत तकलीफ़ दी है। आज पापा के थप्पड़ और मम्मी की सीख ने मुझे जीवन का बहुत बड़ा पाठ सिखा दिया है। अब मैं सही राह पर चलूँगी। मुझे जो सुख मिला है मैंने उसकी उपेक्षा करके अपने जीवन में बेवजह के दुख पाल लिए थे। अब जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, मैं उसी में खुश और संतुष्ट रहूँगी। नंदिता जी ने अपनी बहू को गले लगा लिया। फिर नीतू मायके एक क्षण भी नहीं रुकी। अपनी बेटी और सास के साथ वो ससुराल चली गई। जिस इंसान में औरों से तुलना करने की आदत पड़ जाती है, वो इंसान अपने सुख और अपनों की उपेक्षा करके एक अंधी दौड़ में शामिल होकर
नई अपेक्षाएं पाल लेता है और जीवन भर संतुष्ट नहीं होता।